गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग भी इकोनॉमिक्स का ही एक चैप्टर है और कृषि से संबंधित। देखिए, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने हेतु सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। इन उद्देश्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इन उद्देश्यों के वास्तविकता में परिणत होने की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। सरकार कितना भी चिंतित है देख लीजिए। हाल ही में जो 20 लाख करोड़ की योजना का जो पैकेज, राहत पैकेज का घोषणा हुआ है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया तो केवल कृषि संबंधित क्षेत्र में ही है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपया किसान कार्ड नया बनाया जाएगा उसके लिए है, फिर 20,000 करोड़ रुपया मत्स्य क्षेत्र के लिए है। इसी तरह बहुत सारे क्षेत्रों में और फसल बीमा या बहुत तरह के क्षेत्रों की और व्यवस्था करने के लिए कोल्ड चेन यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो कृषि सम्मान योजना है, जिसमें अभी तक 6,000 रुपया लगभग 10 करोड़ किसानों को साल में 3 किस्त में दिया जा रहा है। ये सब क्या है कि कृषकों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। यह दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक का टारगेट है। किस समिति के आधार पर? तो दलवाई समिति, याद कीजिए, दलवाई कमेटी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से 7 सूत्री कार्यक्रम पर काम कर रही है। तो 7 सूत्री में पहला क्या है सूत्र इसका? देखिए यहाँ पर उत्पादन प्रोडक्शन में क्या करेंगे लोग? वृद्धि करेंगे। तो मोटे तौर पर इसका मतलब यह हुआ कि पर्याप्त संसाधन के साथ सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और भारत के पास 14.2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से केवल 48% संस्थागत सिंचाई के तहत ही है, लेकिन बाकी सब में नहीं हो। इसीलिए सरकार ने क्या किया? हर खेत को पानी के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, ताकि सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधनों, नेटवर्क वितरण और फार्म लेवल अनुप्रयोगों में सर्वांगीण समाधान किया जा सके। इसका उद्देश्य प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप पाना है। साथ ही वर्षों से लंबित मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को 4 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। तभी तो नॉर्थ कोयल परियोजना है, जो झारखंड में, जिससे बिहार के भी 2 जिले गया और औरंगाबाद लाभान्वित होने वाले थे, जो 40 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। सरकार ने उसको भी हरी झंडी दे दिया है। इसके अतिरिक्त जल संचय एवं प्रबंधन के लिए भी वाटर से डेवलपमेंट का कार्य भी तेज गति से कार्यान्वित हो रहा है। और साथ में कुसुम स्कीम, यानी सरकार जहाँ पर बिजली की व्यवस्था ना है वहाँ पर सोलर पंप को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कृषक क्षेत्र के लिए स्पेशल से एग्रीकल्चर फीडर, ताकि जो कृषि के लिए ही केवल बिजली की व्यवस्था उससे की जाए, सप्लाई की जाए, उसके लिए अलग से कृषक फीडर, एग्रीकल्चर फीडर की व्यवस्था कर रही है। और दूसरा क्या होगा? देखिए, इनपुट का प्रभावी उपयोग, यानी सरकार पैसा दे, निवेश करे, इसका उपयोग हो। इसका अर्थ है कि गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री, जैविक खेती एवं प्रत्येक खेत को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कौन? तो केसीसी यानी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा। एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि। जैविक खेती के लिए भी नई योजना आरंभ की गई है। इसी प्रकार पहले जो यूरिया था, सिंपल यूरिया, जिसका ब्लैक मार्केटिंग हो जाता था, उद्योग धंधे वाले भी उस यूरिया को ले लेते थे। अब क्या हुआ? नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि वह केवल ही कृषक ही इस्तेमाल करे, अतः इससे प्राइस नियंत्रित रहेगी। यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा यूरिया का अवैध रूप से रासायनिक उद्योग में दुरुपयोग समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सॉइल यानी कि मिट्टी हेल्थ कार्ड के प्रावधान से संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के कारण किसानों की लागत कम करने का प्रावधान किया जा रहा है। यहाँ होता क्या है, कोई खेती करता है, कुछ समझ में ना आए तो केवल यूरिया लेकर खेत में डालते रहता है, ले यूरिया लो, लेकिन पता होना चाहिए यूरिया से उतना फायदा नहीं होता है जितना कि उसका दुष्प्रभाव होता है, ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। इसके अतिरिक्त कृषि प्रक्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग, जैसे कृषि प्रक्षेत्र के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय कार्यक्रम, किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा ऐप जैसे दूरसंचार एवं ऑनलाइन माध्यमों से किसानों तक सूचना एवं एडवाइजरी भी पहुंचाई जा रही है। जैसे अब आपके मोबाइल में देखिएगा, इफ्को का बार फोन आता है, दिन में 10 बार फोन आएगा। तीसरा सूत्र, उपज के बाद नुकसान कम करना। ऐसा ना कि किसान का उपज हो जाए और कम्युनिकेशन ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, स्टोरेज क्षमता ही नहीं है, तो क्या होगा? फसल बर्बाद होगा। फसलों की उपज के बाद उसका भंडारण करना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। भंडारण की सुविधा के अभाव में मजबूरी में कम कीमत पर उपज की बिक्री करनी पड़ती है। इसलिए सरकार का मुख्य ध्यान किसानों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे वेयर हाउस का उपयोग कर अपनी फसल को मजबूरी में न बेचे।
प्राप्त जमा राशि के आधार पर किसानों को बैंकों से ऋण मुहैया कराया जा रहा है एवं ब्याज में छूट भी दी जा रही है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ग्रामीण भंडारण एवं एकीकृत शीत श्रृंखला यानी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड कोल्ड स्टोर अधिक से अधिक बने, इस पर जोर दिया जा रहा है। चौथा देखिए, चौथा सूत्र क्या होगा, गुणवत्ता में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए अच्छा से अच्छा बीज और टेक्निक का विस्तार हो। सरकार खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दे रही है। कृषि में गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही है। 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत हुई है। इसमें फॉरवर्ड लिंकेज पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज पर कार्य करके फूड प्रोसेसिंग क्षमताओं का विकास किया जाएगा, जिससे 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और करीब 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और पांचवा सूत्र क्या है, विपणन यानी बाजार के लिए। अब कृषक सामान तैयार हो गया, अब वो बाजार में गया तो क्या करेगा, कृषि बाजार में सुधार हो, इसके लिए केंद्र सरकार कृषि बाजार में सुधार पर जोर दे रही है। 3 सुधारों के साथ ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें अभी तक 450 से अधिक कृषि मंडियों को जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार की दिशा में एक मॉडल APMC एक्ट राज्यों को जारी किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र में मंडी स्थापना, पहले था कि निजी क्षेत्र में कोई मंडी नहीं स्थापना कर सकता है, अतः जो जहाँ पर बाजार समिति था वहीं पर ही कृषि सामानों की बिक्री होती थी, जहाँ पर बहुत ही दलाल रहते थे और किसानों के साथ बहुत उचित व्यवहार नहीं होता था। अब क्या होगा, निजी क्षेत्र में भी मंडी स्थापना होगा। प्रत्यक्ष विपणन मंडी यार्ड के बाहर बनाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संविदा कृषि को बढ़ावा यानी कॉन्ट्रैक्ट कृषि फार्मिंग किया जाएगा। इसलिए सरकार एक मॉडल एक्ट बनाने पर भी कार्य कर रही है। छठा सूत्र, जोखिम सुरक्षा एवं सहायता, जिसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ और रबी फसल में दर काफ़ी कम है। रबी में जहां 1.5% वहीं खरीफ में इसका प्रीमियम 2% होगा, जो कि क्रमशः खरीफ में 2%, रबी में 1.5%। और इसमें खरीफ फसल के साथ साथ बुआई से पहले और कटाई के बाद के जोखिम को भी शामिल किया गया है। और नुकसान के दावे का 25% भुगतान भी तत्काल ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को फसल नुकसान के त्वरित भुगतान हेतु उपज के अनुमान के लिए ड्रोन तकनीक तथा फसल कटाई के लिए स्मार्टफोन जैसी नई तकनीकों का उपयोग भी कई राज्यों में आरंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए इस खरीफ मौसम में कस्टमर सर्विस सेंटर एवं बैंक ऑनलाइन जैसी नई तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से प्रीमियम राशि जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है। और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के राहत नियमों में भी सरकार बदलाव कर रही है। अब केवल 33% फसल नुकसान होने पर भी सरकार अनुदान देगी, पहले ऐसा न था। साथ ही अनुदान की राशि 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अधिक सहनशीलता वाली किस्मों और पशुओं की प्रजातियों का विकास तथा प्रभावित जिलों के लिए आपातकालीन प्लान भी तैयार किए गए हैं। और सातवां, सहायक गतिविधियों से अर्थात कृषि एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की बात हुई। कृषि के अनुषंगी कार्यकलापों जैसे बागवानी, डेयरी विकास, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृषि वानिकी, एकीकृत फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बता दिया गया वैसा ही लागू हो गया, इसमें बहुत अधिक चुनौतियाँ हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में किसानों की आय में बहुत अंतर है। यहाँ पंजाब हरियाणा विकसित है, वहीं बिहार यूपी का हाल देख लीजिए। पूरे देश में एक किसान की मासिक आय का औसत भले ही 6426 रुपया हो, लेकिन बिहार में तो यह 3000 रुपये के आसपास है। पश्चिम बंगाल में 4000, वहीं पंजाब का किसान मासिक आय उसका 18,000 रुपये से अधिक। इसलिए उच्च आय वाले राज्यों जैसे केरल, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे कम आय वाले राज्यों में किसानों की आय बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। चावल खरीद के सिस्टम में सुधार करके बिहार और झारखंड के किसानों की आय को 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। गन्ना किसानों को अच्छी कीमत का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन 2022 तक गन्ना किसानों की आय दोगुनी करना लगभग असंभव है। जबकि सिंचाई के विस्तार से मक्का, दाल और कपास और अन्य फसलों के किसानों की आय तो बढ़ाई जा सकती है। भारत के हर क्षेत्र में अपनी मजबूरियां हैं और कमियां भी हैं। प्रधानमंत्री का किसानों की आय को दोगुना करने की बात कहना अच्छी बात लगता है, लेकिन पूरे देश के लिए एक ही तरीका यानी वन फिट ऑफ ऑल वाली स्कीम गलत बात है। ये हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग समस्या हैं, इसलिए क्षेत्र स्तर पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए बिहार और झारखंड में मंडी की व्यवस्था ही नहीं, किसान छोटे व्यापारियों पर निर्भर हैं।
कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी एपीएमसी की कमियां समय समय पर सामने आती रहती है। वहीं बाजार नियमों का न होना भी सही साबित नहीं हुआ है। खेत के आकार का भी किसान की आय पर असर पड़ता है। 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले बहुत छोटे खेत वाले किसान की आय बढ़ाना मुश्किल है। इसके लिए उसके आसपास आय का दूसरा जरिया होना आवश्यक है, जैसे पोल्ट्री, डेयरी आदि का विकास हो। कई जगहों पर मिड डे मील में अंडे देने पर रोक लगाने से मुर्गी पालन वाले गरीब किसानों को नुकसान हुआ है। कई तरह पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे बिहार में पशुपालन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। अब इन सब कारणों से दुगुनी जो किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा, समझने वाली बात है। आगे देखिए, सरकारी तंत्र द्वारा अब तक किए गए सुधार के प्रयास और धरातल पर हुए कार्यों को देखते हुए कहा जा सकता है कि न तो 9 मन तेल होगी न राधा नाचेगी। अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण से किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य बेहद कठिन है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें किसानों के कल्याण हेतु ईमानदारी से प्रयास करें तो 2022 तक दोगुनी क्या हो तो आय चौगुनी या पचगुनी भी हो सकती है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।